का पार्ट सेकेंड अपेक्षीय गति की रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स अपेक्षीय गति की टॉपिक डालेंगे पहला इसमें प्रयोगशाला निर्देश तंत्र लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। देखो, किसी कण की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं अपन? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने फर्स्ट में भी लिखा है आपको। किसी कण की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निर्देश तंत्र को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं और इसे एल फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या था? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, तो इसमें क्या है? ऐसा निर्देश तंत्र जिसका मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर स्थित होता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष आरसीएम वेक्टर कितना होता है? 0, क्योंकि वो कहां पर होता है? मूल बिंदु पर होता है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट ईयर आरसीएम वेक्टर कितना होता है? 0। इसीलिए बीसीएम भी कितना होता है? 0 होता है। और जब बीसीएम 0 है तो पीसीएम भी कितना है? 0 है। इस टेस्ट को क्या कहते थे? शून्य समय निर्देश तंत्र। बिल्कुल याद है? लिखे बात है, यही बात है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्वेश्चन लिख लो। एल फ्रेम चाहो तो एल फ्रेम, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र टॉपिक है। क्वेश्चन में एल फ्रेम लिख लो। इसमें लिखे किसी कण की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी कण के संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी कण की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक निर्देश तंत्र को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। इसे एल फ्रेम भी कहते हैं। दूसरा लिखे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन मिलो सी फ्रेम। इसलिए ना ऐसा निर्देश तंत्र जिसका मूल बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो। जिसका मूल बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो।
द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। इसे सी फ्रेम भी कहते हैं। इसे सी फ्रेम भी कहते हैं। नेक्स्ट में लिखना, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष आरसीएम वेक्टर बराबर 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष आरसीएम वेक्टर, द्रव्यमान केंद्र का निर्देश स्थिति सदिश, आरसीएम वेक्टर क्या था? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश सीएम, याद है जब टक्कर पढ़ाई थी मैंने फर्स्ट ईयर में, वहां पर पढ़ाया था। आरसीएम वेक्टर बराबर 0 होता है, इसलिए वीसीएम व पीसीएम भी 0 होता है। वीसीएम व पीसीएम भी 0 होता है, इसलिए से शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इसलिए से शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। फिर टॉपिक डालने इसके बाद अस्थायी कणों के क्षय उत्पादों की या क्षय उत्पाद की गति की, हाँ क्षय, काइनेमेटिक्स ऑफ डीके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल्स, अस्थायी कणों के क्षय उत्पाद की गति की। देखो इसमें क्या है बात नहीं, सुनो, एक एम विराम द्रव्यमान का अस्थायी कण है। अस्थायी कण है जो मतलब अन्य कणों में विघटित हो जाता है। अस्थायी कण उसे कहते हैं जो अन्य कणों में विघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो एक एम विराम द्रव्यमान का अस्थायी कण है जो M1 और M2 विराम द्रव्यमान के दो कणों में क्या होता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, पहले का विराम द्रव्यमान कितना है? M1, दूसरे का कितना है? M2, और इनके वेग क्रम से क्या है? U1 और U2 है। ठीक है, और चूंकि M1 द्रव्यमान M विराम द्रव्यमान का जो कण है अस्थायी कण, वो कैसे विराम अवस्था में, तो सबसे पहले M विराम द्रव्यमान के कण का चतुर्विम संवेग लिखते हैं अपन। ठीक है, तो M विराम द्रव्यमान का चतुर्विम संवेग क्या होता है? चतुर्विम संवेग पी म्यू बराबर, बोलो चतुर्विम संवेग पी म्यू बराबर पी वेक्टर आयोटा ये होता है। अब ये विराम अवस्था में है तो इसका संवेग p बराबर है mv, तो m कितना? 0 है, v 0 है, तो कितना हो गया ये? 0 आयोटा अपॉन c। आयोटा अपॉन c में यहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखना है मुझे। ये E है, कुल ऊर्जा है, और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है उसकी गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर है। किसी भी कण की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर। तो गतिज ऊर्जा कितनी इसकी? 0।
काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 0, 1/2 mv2 भी कितना 0 है, ठीक है। फिर प्लस विराम ऊर्जा कितनी है, विराम ऊर्जा कितनी होती है, mc2 नहीं होती क्या, mc2, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं p म्यू बराबर 0 आयोटा अपॉन c mc2, ऐसे रहने दे। अरे ऐसे बाद में कर लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से देखो m1 विराम द्रव्यमान का चतुर्वेग संवेग क्या होगा, P1 म्यू कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं P1 म्यू, वो कितना होगा P1 वेक्टर आयोटा P1 अपॉन चतुर्वेग संवेग को ऐसे प्रदर्शित करते हैं अपन। अब P1 म्यू बराबर ये P1 वेक्टर तो मैं ऐसे लिखता हूं, और ये आयोटा अपॉन C, किसी भी कण की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर। गतिज ऊर्जा को मैं बोलता हूं यहां पर T1, क्या बोलता हूं T1, प्लस विराम ऊर्जा कितनी है इसकी m1 c2, इक्वेशन नंबर सेकंड। m2 विराम द्रव्यमान का चतुर्वेग संवेग और मोमेंटम क्या होगा, P2 म्यू बराबर आयोटा A2 अपॉन C, P2 म्यू बराबर P2 वेक्टर आयोटा अपॉन C, E2 किसी भी कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा योग के बराबर होती है। इक्वेशन नंबर चतुर्वेग संवेग संरक्षण नियम से, ठीक है। चतुर्वेग संवेग संरक्षण नियम क्या होगा, देखो P म्यू बराबर P1 म्यू प्लस P2, ये होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको फॉर बोल देते हैं और फ्रॉम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। P म्यू कितना है अपने पास 0 आयोटा अपॉन C mc2 बराबर P1 म्यू P1 वेक्टर आयोटा अपॉन C T1 प्लस m1 c2, फिर प्लस P2 वेक्टर आयोटा अपॉन C T2 प्लस m2 c2, ये होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले संवेग के घटकों की तुलना कर लो, तो यहाँ देखो 0 बराबर P1 प्लस P2 वेक्टर, मतलब P1 वेक्टर बराबर क्या माइनस P2 वेक्टर, मतलब जो उत्पाद जो कण है इनके जो संवेग है वो क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इनके संवेग क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऊर्जा के घटकों की तुलना कर लेता हूँ, तो इधर से तो आयोटा अपॉन C mc2 बराबर आयोटा अपॉन C T1 प्लस m1 c2 प्लस आयोटा अपॉन C T2 प्लस m2 c2, तो आयोटा अपॉन C सबसे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने रख दिया था उसको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहले डायग्राम बना लें। ठीक है, इसमें माना m विराम द्रव्यमान का एक अस्थायी कण, माना m विराम द्रव्यमान का एक अस्थायी कण
दो कणों m विराम द्रव्यमान का एक अस्थायी कण, दो कणों जिनके विराम द्रव्यमान m1 व m2 है, m1 व m2 है, में विकटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, में विकटित हो जाता है। जिनके वेग क्रमशः u1 व u2 है। u1 व u2 है। अस्थायी कण m विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, मतलब विराम अवस्था में है, इसलिए अस्थायी कण का चतुर्विम संवेग, अस्थायी कण का चतुर्विम संवेग, अस्थायी कण का चतुर्विम संवेग, देखो p म्यू बराबर p वेक्टर आइटा e अपॉन c, p वेक्टर p म्यू बराबर p वेक्टर आइटा e अपॉन c। तो यहां से देखो ये विराम में है, मतलब ये कितना है, 0 है, तो ये संवेग तो कितना हो गया, 0, और ये आइटा अपॉन c, किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है वो गति ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर, कहा था मैंने। तो यहाँ पर p म्यू बराबर 0 आइटा अपॉन c m c स्क्वायर आ गया अपने पास, ठीक है। फिर देखो m विराम द्रव्यमान वाले कण का चतुर्विम संवेग p1 म्यू बराबर p1 वेक्टर आइटा e1 अपॉन c, तो p1 तो ये ऐसे है, इसी संवेग, और आइटा अपॉन c किसी भी कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर। ऐसे ही m2 विराम द्रव्यमान वाले कण का चतुर्विम संवेग p2 में बराबर p2 वेक्टर आइटा e2 अपॉन c, तो p2 में बराबर p2 वेक्टर आइटा अपॉन c e2 किसी भी कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस विराम ऊर्जा के योग के बराबर होती है। चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम लगा दे अपन, तो यहां से p म्यू बराबर p1 म्यू प्लस p2 म्यू, वैल्यू पुट कर दे, एक बार संवेग के घटक की तुलना कर लेंगे और एक बार ऊर्जा के घटक की तुलना कर लेंगे। हाँ, तभी तो स्थायी कण है। देखो अब अपन क्या करते हैं, संवेग के घटकों की तुलना करते हैं। संवेग के घटकों की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तो देखो 0 बराबर p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, मतलब p1 वेक्टर बराबर माइनस p2। इसका मतलब यह है कि उत्पाद कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो, ठीक है, देखो पढ़ लेना इसको। इसके बाद ऊर्जा के घटकों की तुलना करने पर, कंपेयर करें अपन, तो आइटा अपॉन सी m c स्क्वायर बराबर आइटा अपॉन सी t1 प्लस m1 c स्क्वायर और प्लस आइटा अपॉन सी t2 प्लस m2 c स्क्वायर, ठीक है। आइटा अपॉन सी सब में आ रहा है, कैंसिल कर दो, m c स्क्वायर बराबर t1 प्लस m1 c स्क्वायर प्लस t2 प्लस m2 c स्क्वायर, m c स्क्वायर बराबर देखो m1 प्लस m2 c स्क्वायर प्लस t1 प्लस t2, तो यहाँ से c स्क्वायर का भाग दे दो कोई समीकरण में, m बराबर m1 प्लस m2 प्लस t1 प्लस t2 अपॉन c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 तो कहता है, इसको 5 बोल दो और ये 6।
इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है? उनके दोनों ये पहले का है, ये बाद का है, और ये गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा प्लस उनके द्रव्यमान के बराबर होता है उसका कुल द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? गतिज हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब ये बाद वाले द्रव्यमान में अपन गतिज ऊर्जा जोड़ेंगे, गतिज ऊर्जा जोड़ेंगे, तब जाके पहले वाले द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? कि द्रव्यमान का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, मतलब कमी हो रही है द्रव्यमान की। तो यहाँ पर अपने पास m ग्रेटर देन क्या है? m1 प्लस m2 है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो रही है? द्रव्यमान की क्षति हो रही है, और ये क्षति ऊर्जा के रूप में ठीक है, मैं लिखा दूंगा। अब देखो T2 का मान अपन ज्ञात करते हैं। T2 का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम है। क्या है? क्योंकि P म्यू बराबर कितना होता है? P1 म्यू प्लस P2 म्यू। P2 मैं यहाँ से P1 म्यू निकाल लेता हूँ, वो कितना होगा? P म्यू माइनस P2 म्यू। इक्वेशन नंबर 7। P1 म्यू का P1 म्यू से अदिश गुणन करने पर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? P1 म्यू डॉट P1 म्यू कितना होगा? P1 म्यू का स्क्वायर बराबर P म्यू माइनस P2 म्यू डॉट P म्यू माइनस P2 म्यू कितना हो गया? P म्यू माइनस P2 म्यू का होल स्क्वायर। तो P1 म्यू का स्क्वायर बराबर P म्यू का स्क्वायर प्लस P2 म्यू का स्क्वायर माइनस 2 P म्यू डॉट P2 म्यू। इक्वेशन नंबर 8। चूंकि P म्यू का स्क्वायर बराबर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, P1 म्यू का स्क्वायर बराबर माइनस m1 का स्क्वायर c स्क्वायर, P2 म्यू का स्क्वायर बराबर माइनस m2 का स्क्वायर c स्क्वायर। आ गया समझ में? आ गया? क्या निश्चय है? सुनो कैसे आता है, मेरी बात सुन लो, बस एक बार ही बताऊंगा। तो बंद कर लो मोबाइल, मुझे पता है बड़े बड़े मोबाइल है तुम्हारे पास। इधर देखो, ये पीम्यू का स्क्वायर एक बार हल करके बताऊंगा पूरी यूनिट में, है ना? तो आप लोगों को बार बार हल करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ, बेटा दूंगा वापस से। पीम्यू है अपने पास ये। इस पीम्यू का मतलब क्या है? पीम्यू डॉट पीम्यू। पीम्यू का स्क्वायर का मतलब क्या है? पीम्यू डॉट पीम्यू। पीम्यू कितना था अपने पास? 0 आयोटा अपॉन c mc स्क्वायर, यही था। दूसरा पीम्यू भी यही था। तो इसको कैसे हल करते हैं? 0 इंटू 0। पहले इसको ऐसे इंटू करते हैं, 0 इंटू 0 मतलब 0, फिर प्लस बीच में क्या आता है? प्लस, फिर इसको ऐसे इंटू करते हैं, तो ये कितना होगा? आयोटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये m स्क्वायर c की घात कितनी? 4। तो आयोटा स्क्वायर तो कितना? -1, फिर 1 अपॉन ac स्क्वायर से ac स्क्वायर काट दूं तो कितना आ गया? माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। तो p म्यू डॉट p म्यू मतलब p म्यू का स्क्वायर कितना लिखा मैंने? माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। अब दूसरा देखो, P1 म्यू का स्क्वायर है। देखो P1 म्यू का स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? P1 म्यू डॉट P1 म्यू। P1 म्यू आपके पास कितना था? P1 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन C, P2 वेक्टर आयोटा E1 अपॉन C। तो ये P1 इंटू P, यहाँ पे P1 इंटू P1 कितना हो गया? P1 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या आता है? प्लस, इसको इससे इंटू करते हैं तो आयोटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और E1 का स्क्वायर। तो P1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर,
E1 का स्क्वायर, आपके पास E और P के बीच में एक रिलेशन है, E स्क्वायर C स्क्वायर बराबर, या सॉरी E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट का स्क्वायर C की घात 4। तो E1 के स्क्वायर के लिए क्या लिखें अपन? P1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, C P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर 4। यहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, P1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर, और ये P1 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर C की पावर 4। तो P1 का स्क्वायर माइनस माइनस इंटू कर रहे हैं 1 अपॉन C स्क्वायर से, तो यहाँ से P1 का स्क्वायर फिर माइनस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखो P1 म्यू माइनस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसे ही P2 म्यू होगा, बस यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा सब जगह, यहाँ क्या जाएगा माइनस M2 का स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जब इस तरह के इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, बाकी हल करना है। ठीक, इसके बाद देखो ये P म्यू का मान हो गया, P1 म्यू का मान हो गया, P2 म्यू का मान हो गया, P1 म्यू डॉट P2 म्यू निकालना है, P म्यू डॉट P2 म्यू, P म्यू कितना है आपके पास 0 आइटा अपॉन C MC स्क्वायर, और P2 म्यू कितना है आपके पास P2 वेक्टर आइटा अपॉन C T2 प्लस M2 C स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? तो 0 आइटा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, P म्यू डॉट P2 म्यू बराबर, देखो आइटा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, आइटा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, MC स्क्वायर T2 प्लस M2 C स्क्वायर, ये C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो P म्यू डॉट P2 म्यू बराबर माइनस M T2 प्लस M2 C स्क्वायर, इसको ये 8 हो गया, इसको 9 बोल देना और इसको 10, और सारे जो मान है अपन किस में रख दें? 8 में, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी 8 9 10 वैल्यू पुट करेंगे ये, और फिर इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लिखें समीकरण 5 का लिखना है, मैं लिखाऊंगा। अतः स्पष्ट है कि उत्पाद कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। अतः स्पष्ट है कि उत्पाद कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। इक्वेशन नंबर 6 तक लिखेंगे ऑलरेडी। अर्थात इस स्थिति में द्रव्यमान की क्षति होती है। अर्थात इस स्थिति में द्रव्यमान की क्षति होती है, लॉस। अर्थात इस स्थिति में द्रव्यमान की क्षति होती है। ये द्रव्यमान क्षति
ये द्रव्यमान शक्ति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। फिर अपन T2 का मान निकालते हैं, तो वही चतुर्थ संवेग संरक्षण नियम लगा देना, हल कर लेना, पूरा लिखो। बात नहीं इधर देखो, टाइम हो रहा है, इधर देखो, बात नहीं। वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया मैंने P1 म्यू का स्क्वायर, तो P1 म्यू का स्क्वायर कितना अपने पास माइनस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और फिर P म्यू का स्क्वायर, P म्यू कितना है माइनस M स्क्वायर C स्क्वायर, फिर P2 म्यू का स्क्वायर माइनस M2 का स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस 2 P म्यू P2 म्यू, और वो भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस 2 M T2 प्लस M2 C स्क्वायर। पूरी समीकरण में माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो M1 का स्क्वायर C स्क्वायर बराबर M स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2M, माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस 2M T2 प्लस M2 C स्क्वायर, M1 का स्क्वायर C स्क्वायर बराबर M स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2M M2 C स्क्वायर माइनस 2M T2, M1 का स्क्वायर C स्क्वायर बराबर M माइनस M2 का होल स्क्वायर C स्क्वायर, ले सकता हूँ ना, माइनस 2M T2, 2M T2 बराबर, इधर ले लिया मैंने M माइनस M2 का होल स्क्वायर C स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर, M माइनस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर C स्क्वायर, M1 M माइनस M2 माइनस M1 और M माइनस M2 प्लस, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो M T2, चूंकि M माइनस M1 प्लस M2 M डेल द्रव्यमान शक्ति ले, देखो ये M माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो M1 प्लस M2, ये पहले वाला था, ये बाद वाला, द्रव्यमान की शक्ति हो रही थी, तो डेल M बराबर M माइनस M1 प्लस M2। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एक बार देखें, डेल M बराबर M माइनस M1 माइनस M2, और यहाँ से मैं M1 का मान निकाल लेता हूँ, तो M1 को इधर ले लें अपन, M माइनस M2 माइनस डेल M, ये वैल्यू यहाँ पुट करें अपन, तो क्या होगी, टू M T2 बराबर इसकी जगह डेल M, और ये M माइनस M2 प्लस M1, M1 का मान कितना है, M माइनस M2 माइनस 2M T2 बराबर डेल M C स्क्वायर, तो M खुश हो गए क्या, अरे इसमें कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है, एक मिनट में कहाँ तक दिक्कत बोलोगे तभी तो मुझे पता लगेगा, सही बात है सर, कहाँ से हाँ मार्केट का अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सी थी लास्ट 8 9 10, वहां से मैंने मान रख दिया है, ठीक है।
पूरी समीकरण में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले सकता है, बच्चा नहीं है तो ठीक है। अब इसके बाद ये चीज ऐसा ही है, यहाँ m स्क्वायर c स्क्वायर, ये m2 का स्क्वायर c स्क्वायर, इसको मैंने 2 से इंटू कर दिया 2m से, ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब यहाँ से इस पूरी समीकरण में c स्क्वायर कॉमन ले लें, तो m प्लस m2 माइनस 2m m2 कितना होगा ये m माइनस m2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं जानता, और ये c स्क्वायर हो गया 2m t2। फिर इसके बाद इसको मैंने इधर ले लिया 2m t2 को, तो ये चीज तो ऐसे ही इसको उधर भेज दिया, c स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। ये चीज देखो यहाँ से भी माइनस कॉमन लो तो m माइनस m1 प्लस m2 बन रही है, और m माइनस m प्लस m2 क्या होती है, डेल m द्रव्यांश होती। तो ये मैंने डेल m लिख दिया, ये माइनस से इंटू कर दिया वापस से, यहाँ से m1 का मान निकाल लिया, ये दोनों मान यहाँ रख दी। सही है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब t2 बराबर डेल m c स्क्वायर अपॉन 2m, और ये 2m माइनस 2 m2 माइनस डेल m, t2 बराबर डेल m c स्क्वायर 1 माइनस m2 अपॉन m माइनस डेल m अपॉन 2m। सिमिलरली t1 बराबर डेल m c स्क्वायर 1 माइनस m1 अपॉन m माइनस, बस और हाँ हो गया। समीकरण कौन सी है, बस हो गया।